तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में भैया डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, किस चैप्टर का भैया? तो मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट जो चैप्टर है जिसमें आप केप्लर्स लॉ पढ़ते हो, ठीक है, उस वाले चैप्टर का हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो भी एमसीक्यू पार्ट का। क्योंकि सब्जेक्टिव के मैंने आपको जस्ट कल ही आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए थे। यूं कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसी फर्स्ट सेम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं भैया। सब्जेक्टिव के लिए भी हो सकता है वो, और एमसीक्यू पार्ट्स के लिए अगर रिवाइज करना चाहे तो वहां से वो टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो वो चीज मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला बता दिया है। ठीक है, आप उधर पे जाके देख सकते हो, और आपने देख लिया तो भैया अच्छी बात है, आपको पता भी होगा। ठीक है, अगली जो चीज़ है, आज के इस लेक्चर में हमको क्या करना है, एमसीक्यू पार्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। किस चैप्टर का भैया? मोशन ऑफ प्लेन्स एंड सैटेलाइट वाले का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने का तरीका जानते हो। पहले डिस्कस करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, पहले फॉर्मूला रिवीजन करते हैं एंड उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली बात करें भैया कि इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूलेज बन सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका सेंट्रल फोर्स। स्टार्टिंग में आपको दिखता है सेंट्रल फोर्स, क्योंकि पहला मुकाबला आपका इन्हीं से होता है सेंट्रल फोर्स का, जो कि आपके कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो भैया कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आता है एक चीज, कंजर्वेटिव फोर्स में। अच्छा, जितने लोग वो वाली वीडियो देख के इधर पे आओगे ना, उधर पे मैंने एक चीज छोड़ दी थी, भूल गया था, वर्क डन ऑफ द पाथ। ठीक है, वो करके आना उधर पे। चलो, तो सेंट्रल फोर्स में क्या करना होता है कि एक फॉर्मूला होता है फंक्शन का, वेक्टर फंक्शन होता है। ठीक है, वेक्टर फंक्शन इस तरीके से होता है, एफ आर इज इक्वल टू करके लिखा जाता है वेक्टर फंक्शन एफ, एंड साथ साथ में क्या करते हैं भैया, आर कैप, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, एक फॉर्मूला लिखा जाता है आर कैप का। ठीक, ये होता है एक फॉर्मूला। आर कैप जो होता है आपका डायरेक्शन शो करता है, एंड ये डिपेंड करता है भैया आपके डिस्टेंस ऑफ द सेंटर से। ठीक है, पार्टिकल के मास या फिर ऑब्जेक्ट और सेंटर के बीच का डिस्टेंस पे ये इसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है। एंड एक चीज इसके अंदर, हमने जब कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं कि जब ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है, ये एक्चुअली कंजर्वेटिव फोर्स ही होता है। जब ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो इसके अंदर हमको जब कोई फोर्स का फॉर्मूला लिखना होता है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होती है, तो इस तरीके से लिखा जाता है वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू के बराबर। और ये चीजें तो हमने बहुत बारी डिस्कस कर भी ली है कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है भैया उसमें पोटेंशियल जो होता है किसी भी फंक्शन का, स्केलर फंक्शन का, वो माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू के बराबर होता है। ठीक है, ये चीजें हमने डिस्कस करी थी। अब सेंट्रल फोर्स के बाद अगली जो टॉपिक आती है वो होती है रिड्यूस्ड मास की। इसकी है भैया रिड्यूस्ड, क्या हो गया, रिड्यूस्ड मास। ठीक है, रिड्यूस्ड मास की टॉपिक आती है जिसका हमने एक सेपरेट वीडियो में देखा था कि रिड्यूस्ड मास जो होता है भैया वो होता है म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2। ठीक है, और एक चीज उधर पे मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया था, मैं इधर पे बता देता हूँ आपको। क्या हुआ था कि मैंने उधर पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करा था 1836 एंड मास ऑफ प्रोटॉन। बट एक्चुअली में ये ऐसा होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो वो चीज मैंने बताई थी फॉर हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए वो चीज मैंने बताई थी, एज एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो भैया हाइड्रोजन एटम के केस में जब भी आपको रिड्यूस मास निकालना हो, उधर पे मैंने कमेंट में हाईलाइट भी करके दे दिया है। ठीक है, आप उसको करेक्ट कर लेना, जो लोग वो वाली लेक्चर देखे होंगे और ये देख रहे हैं तो उसको जाके एक बार अच्छे से करेक्ट कर लेना। रिड्यूस मास का लास्ट में हाइड्रोजन का मैंने एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, क्या करना है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को ये नहीं होता है, वो ये होता है एक्चुअली में हाइड्रोजन एटम के केस में। ठीक है, मास ऑफ द प्रोटॉन जो भी होता है वो 1836 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एंड जब रिड्यूस्ड मास निकालोगे भैया तो वो किसके बराबर आएगा, नियरली रिड्यूस्ड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, किसके बराबर आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये चीजें होती है वहाँ पे, तो ये इसको करेक्ट कर लेना। अच्छा, अगली चीज रिड्यूस्ड मास के बाद कौन सी टॉपिक आती है भैया? तो रिड्यूस्ड मास के बाद आता है केप्लर्स लॉ। ठीक है, चलो केप्लर्स लॉ की बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आता है। न्यूटन्स का आगे भाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये होता है। तो अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे थे। जैसे बात करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको बाद में करते हैं, अभी करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे? तो फर्स्ट एक फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन का, माइनस जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जिसमें कैपिटल जी जो होता है भैया उसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हो, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है। एक चीज याद रखना कि आपके ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कैपिटल जी की वैल्यू।
या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। तो ध्यान रखना फॉर्मूले में माइनस होना चाहिए, ठीक है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर होना चाहिए और कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। इधर से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, अगली चीज क्या हो सकती है इसके अंदर, तो भैया पोटेंशियल हमने पढ़ी थी इसमें। अच्छा, पहले इंटेंसिटी पढ़ी थी, है ना, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी वो क्या होती है। इंटेंसिटी को भैया इस तरीके से दिखाते हैं ईजी से। ईजी का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होती है, ई लिखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो ईजी करके दिखाते। वो हमने क्या निकाली थी भैया, सिंपल निकाला गया था माइनस जी एम डिवाइड बाई आर, आर स्क्वायर, है ना, माइनस जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये तो हाँ आर स्क्वायर यही होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पोटेंशियल इसके अंदर निकाला था भैया, तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल को दिखाया गया था वीजी से, क्योंकि वी से पोटेंशियल दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वीजी करके दिखाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड का, वो होता है माइनस जी एम डिवाइड बाई आर, ठीक है, ये होता है। अगर सिंगल पॉइंट पे निकालना हो तो, ये सिंगल पॉइंट्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, डबल पॉइंट्स के लिए निकालना होगा तो एक एम और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, वो होता है। अच्छा, ये पोटेंशियल हो गया, वी जी इज टू माइनस जी एम डिवाइड बाई आर। अच्छा, और क्या हमने पढ़ा था भैया, तो इसके अंदर हमने और चीज़ें पढ़ी थी, लेट्स से कभी अगर आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पूछे तो अंडर रूट में जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये कर सकते हो। ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, इसको बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इसके बाद फिर हमने कैप्लर्स लॉ को पढ़ा था, तो कैप्लर्स लॉ के अंदर भैया हमने पहला फॉर्मूला देखा था जिसको आप बोलते हो ऑर्बिटल लॉ, ठीक है, उसमें तो ज़्यादा कोई फॉर्मूला था भी नहीं, उसमें हमने इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बनाया था। एक था क्या था भैया, इसेंट्रिसिटी था और एक था एल, है ना, ये दो फॉर्मूले थे हमने निकाले थे। इसमें हमने निकाला था अंडर रूट में 1 + 2 जे ई स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर एम, ऐसा कुछ एक फॉर्मूला था, ठीक है, जे स्क्वायर ए डिवाइड बाई के एम और जे स्क्वायर डिवाइड बाई के एम, ये कुछ फॉर्मूलेस थे हमने जो निकाले थे। एक सेकेंड, देखते हैं कौन सा वाला फॉर्मूला करेक्ट है। जे स्क्वायर ए बाई के एम और जे स्क्वायर बाई के एम, ठीक है भाई, और क्या था, 1 + 2 जे स्क्वायर ई डिवाइड बाई के एम स्क्वायर। अच्छा, जे स्क्वायर ई डिवाइड बाई के एम स्क्वायर, ये होता है जे स्क्वायर ई डिवाइड बाई के एम स्क्वायर, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला डिस्कस करा था। अच्छा, ये क्या होता है, ये इसेंट्रिसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें इसेंट्रिसिटी में हमने ये भी डिस्कस करा था भैया, लेस देन ग्रेटर देन वन वाली वो चीज़ें डिस्कस करी थी। इसके बाद जो हमने एक फॉर्मूला इसमें लिखा था वो था एल बाई आर इज टू 1 + ई कॉस थीटा, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, है ना, क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन। तो कभी इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन का कोई रिलेशन देके पूछे कौन सा वाला सही है, तो 1 L/R = 1 + E cos थीटा, या फिर थीटा माइनस थीटा नॉट भी करके दे सकता है। अच्छा, ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, इनको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, ठीक है, ये इसेंट्रिसिटी होती है, इसको इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन बोला जाता है। तो इक्वेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी पूछे ये लिख सकते हो, फॉर्मूला ऑफ इसेंट्रिसिटी पूछे तो ये लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो चीजें होगी हमारे पास में भैया। अच्छा, इनमें कोई फॉर्मूला अगर गलत दिखे तो बता देना, मेरे को कमेंट कर देना, मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा ताकि किसी का भी गलत हो तो उसको सही हो जाए, बट होना तो नहीं चाहिए ठीक है। चलो, अच्छा, आगे डिस्कस करते हैं। अब इसमें क्या बच गया, मेरे को लग रहा है वेलोसिटी। इसके बाद हमने डिस्कस करा था सैटेलाइट मोशन, है ना, तो सैटेलाइट मोशन में हमने एक चीज निकाली थी ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्या निकाला था भैया, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और वो ऑर्बिटल वेलोसिटी कुछ इस तरीके से निकाली गई थी अंडर रूट में जी एम डिवाइड बाई आर प्लस आर, ये आर प्लस एच इस तरीके से निकाला गया था, जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच, एंड उसमें हमने एक चीज़ निकाली थी, अगर एच इज लेस देन आर हो भैया तो वी ऑर्बिटल जो होता है वो जी एम डिवाइड बाई आर होता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने फॉर्मूला निकाला था, एंड इसको अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के टर्म्स में लिखना हो तो सीधा सीधा, अच्छा, इसमें एक चीज़ होता है escape velocity, escape velocity, इधर पे एक फॉर्मूला होता है escape velocity का, वी ई इज इक्वल टू वी नॉट रूट में 2। तो कभी कभी ये वाला फॉर्मूले पे ना क्वेश्चन बनते हैं, escape velocity, कभी अगर आप आपसे पूछे कि भैया escape velocity और ऑर्बिटल वेलोसिटी में कोई रिलेशन बता दो या फिर कोई फॉर्मूला बता दो, तो ये एक फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू वी नॉट रूट में 2। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल गया, ये तो मैंने फर्स्ट लॉ की बात करी, सेकंड लॉ की बात ही नहीं करी, है ना, ये तो फर्स्ट लॉ की बात थी भैया कैप्लर में। कैप्लर में सेकंड लॉ जो था, कैप्लर का सेकंड लॉ भैया वो था डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसके अंदर था सेंट्रल फोर्स के अंदर एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट,
एंगुलर मोमेंटम भैया क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है, अंडर द सेंट्रल फोर्स, अंडर सेंट्रल फोर्स। ये हमने चीजें डिस्कस करी थी इन सेकेंड लॉ के अंदर, ठीक है। थर्ड लॉ में क्या डिस्कस करा था भैया, केपलर के थर्ड लॉ में टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, जो टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट होता है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टी स्क्वायर इज टू ए क्यूब। हमने इस चीज को भी अच्छे से प्रूव करा था, ठीक है। तो प्रूफ वाला काम तो आप जाके उधर पे देख सकते हो, एक्चुअली हमको डिस्कस करना है एमसीक्यू का क्वेश्चन। तो ये हमारे पास में फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलेस पे बेस्ड हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इन मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट में, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कुछ नए नए फॉर्मूले भी मिलेंगे आपको। अच्छा, जैसे कुछ नए नए फॉर्मूले में आपको बताते चलो, R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R2 प्लस R1, ऐसा कर सकते हो। चलो, अगर आपसे कभी भी डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से इसेंट्रिसिटी पूछे, ठीक है, तो ऐसा करना, एक फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है इसेंट्रिसिटी का, R1 प्लस R2, ठीक है। अच्छा, R2 प्लस R1 करूँ, याद रहेगा आपको अच्छे से ना, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R2 प्लस R1। और एक फॉर्मूला होता है अगर वेलोसिटी के टर्म में कोई पूछे, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। कभी भी तुमसे इसेंट्रिसिटी का डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के केस में फॉर्मूला पूछे, ठीक है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के केस में पूछे, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है, तो इन पे भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो कि नए-नए उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो जो भी नए टॉपिक्स मिलेंगी उनके फॉर्मूले आप अच्छे से देख के लिख लेना, ठीक है। ये मत कहना कि कहाँ से आ गया यार, है ना? वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो बहुत सारी चीज़ें आपके बुक्स में नहीं दी रहती हैं, बट क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करना पड़ता है, अगर आपको ब्रॉडर तरीके से पढ़ना है तो। ठीक है, तो अच्छे से डीप में जाके पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बहुत सारे फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। मोटा-मोटा मेरे पास ये फॉर्मूला है, जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? तो एक क्विक रिवीजन कह सकते हो कि हमने ये चीज़ें अभी तक पढ़ रखी थी, जिन पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है? जो भी नई टॉपिक्स मिलेंगी, उनको भी सिंपल देख लिया जाएगा, ठीक है? हैंडल कर लेंगे हम लोग। तो चलिए इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं भैया, ठीक है? इसको एक नोट कर लो तुम लोग। तो चलिए, आगे हमारे पास में ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है? इनको सॉल्व करना है, तो देखो फर्स्टली जो हमारे पास में क्वेश्चन है भैया, क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रल फोर्स डिपेंड्स ऑन, पूछ रहा है कि जो मैग्नीट्यूड होता है सेंट्रल फोर्स का किस बात पे डिपेंड करता है। तो जस्ट मैंने अभी बताया था कि सेंट्रल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है भैया, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट के मास एंड सेंटर पॉइंट के बीच के डिस्टेंस पे, ठीक है? वो डिपेंड किस पे करता है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स मास एंड सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर सेंटर ऑफ द पॉइंट, उस पे डिपेंड करता है। तो सेंटर पे डिपेंड करता है, ठीक है, सरफेस के सेंटर पे और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बीच में, उन पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन क्या क्या देके रखा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट देके रखा है, ठीक है, सेंटर देके रखा है, बोथ ए एंड बी देके रखा है, पोटेंशियल एनर्जी देके रखा है। क्या लगता है किस पे हो सकता है? चलो, ये तुमको आज पहले ही होमवर्क देता हूँ, तुमको ना आज पहले ही होमवर्क देता हूँ। पहला ही क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम करके बताओगे भैया किस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है। चलो, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स मास m1 एंड m2 इज, पूछ रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है भैया, उनके बीच में मास जो होता है m1 और m2, उनका डायरेक्शन कैसा होता है? तो अगर आपको याद हो, पहले तो ये सेंट्रल फोर्स होते हैं एंड उसके बाद इनके दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं m1 एंड m2 मास में, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है भैया, ठीक है। एंड इसका जो फॉर्मूला होता है उस तरीके से होता है, F इज टू माइनस जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इस तरीके से आप फॉर्मूला लिखते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब पूछ रहा है कि इनका डायरेक्शन कैसे शो करते हो, तो ये जो दोनों फोर्स हैं सेंट्रल फोर्स के अंदर, ये क्या करते हैं? अट्रैक्शन का काम करते हैं, ठीक है। ये कैसा काम करते हैं, कैसा बिहेवियर रखते हैं भैया? ये अट्रैक्शन वाला बिहेवियर रखते हैं, तो ये इसको अपनी तरफ खींचता है, ये इसको अपनी तरफ खींचता है, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट इसको खींचता है, ये वाला ऑब्जेक्ट इसको खींचता है, ठीक है। मतलब m2 m1 को खींचता है, m1 m2 को खींचता है, इस तरीके से इसके अंदर अट्रैक्शन वाला फोर्स काम करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है। चलो, तो ये सेंट्रल फोर्स का अट्रैक्शन वाला है, जिसको आप ग्रेविटेशनल फील्ड का फोर्स बोलते हो, ठीक है। अब पूछा है इनका डायरेक्शन, तो m1 m2 की तरफ लगा रहा है, m2 m1 की तरफ लगा रहा है। ऑप्शन क्या दिया है? टुवर्ड्स m1, भैया गलत है, सिर्फ एक ही नहीं लग रहा, दोनों लगा रहे हैं। टुवर्ड्स m2, ये भी गलत है।
टुवर्ड्स M1 एंड टुवर्ड्स M2 ऑन M1 एंड M1 ऑन M2। भैया ये तो दिखने में एकदम करेक्ट है, जो जस्ट अभी जो हमने बोला है कि M1 M2 पे लगा रहा है, M2 M1 पे लगा रहा है, तो टुवर्ड्स M2 ऑन M1, M2 M1 पे लगा रहा है, M1 M2 पे लगा रहा है, ठीक है, M2 M1 पे, M1 M2 पे लगा रहा है भैया फोर्स, मतलब उनका जो डायरेक्शन दिख रहा है वो बोलने की बात है, डायरेक्शन वाली बात चल रही है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो सही दिख रहा है, टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, ये तो गलत है। सेंटर कहाँ भैया, इसमें अर्थ है ही कहाँ, ये तो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तो ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, पॉइंट मास वाले कोई ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ के सेंटर की बात ही नहीं है इसमें कुछ, तो भैया ये तो ऑप्शन वैसे भी गलत है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, तो वो है द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 आवर। कह रहा है कि अर्थ के टाइम पीरियड, मतलब अर्थ के पास में क्या बोला, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के पास में, जिसका टाइम पीरियड है भैया 5 आवर्स, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट बिकम्स 4 टाइम्स देन द न्यू टाइम पीरियड विल बी। तो कभी भी टाइम पीरियड से रिलेटेड कोई सवाल आए डिस्टेंस वगैरह को देके अर्थ और सैटेलाइट के केस में, एक काम बाई कैपलर्स थर्ड लॉ, बाई कौन सा लॉ, कैपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है। पहला काम तुम्हारे दिमाग में यही आना चाहिए, बाई द कैपलर्स थर्ड लॉ। क्या होता है थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, या फिर हाँ चलो ए क्यूब होता है, ठीक है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। अब टी स्क्वायर क्या होता है भैया, टी इज द टाइम पीरियड, एज होता है सेमी मेजर एक्सिस या फिर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट, ठीक है, अर्थ एंड सैटेलाइट। अच्छा, अब जो हमारे पास में सैटेलाइट होता है उसके डिस्टेंस को कैसे दिखाते हो भैया, उसके डिस्टेंस को हम दिखाते हैं आर से एक्चुअली में, ठीक है, सैटेलाइट के डिस्टेंस को हम लोग एक्चुअली में आर से दिखाते हैं, तो उसको रिप्लेस करेंगे किससे, आर से। दूसरी, अब पूछा है कि एक बार टाइम पीरियड देके रखा है 5 आवर, तो अगर हम T1 की बात करें तो T1 के केस में क्या होगा, T1 स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ केस कंसीडर कर सकते हैं, लेट्स से के मान लेते हैं, के R1 का क्यूब, फिर T2 निकालना पड़ेगा हमको जो कि पूछा है, वो कितना होगा, के R2 का क्यूब, ठीक है, ये करोगे, दोनों का आप क्या करोगे, रेशियो निकालोगे। तो रेशियो कैसे करते हैं भैया, T1 डिवाइड बाई T2 करोगे, स्क्वायर करोगे, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो करोगे, क्या मिलेगा, R1 डिवाइड बाई R2 का क्यूब, ये बचेगा। एंड इसको सिंपली सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू, देखो इनके स्क्वायर को उधर भेजो तो ये सारी चीजें अंडर रूट में चली जाएंगी, पहली बात, ये सारी की सारी चीजें किस में चली जाएंगी, अंडर रूट में। क्या मिलेगा अंडर रूट में, R1 डिवाइड बाई R2 का क्यूब, ठीक है, एंड ये T2 को उधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा T2। तो एक चीज याद रखना, ये रिलेशन याद रख लेना, बाई द कैपलस थर्ड लॉ से एक रिलेशन याद रखना, जब भी टाइम पीरियड नया वाला पूछे तो नए टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला T1 इक्वल टू T2 अंडर रूट में R1 डिवाइड बाई R2 का क्यूब। अब वैल्यू पुट करना इसी फॉर्मूले पे, ये एक ट्रिक समझ सकते हो कि ये अगर फॉर्मूला तुमको याद है नया टाइम पीरियड निकालने के लिए, तो जब भी नया टाइम पीरियड निकालने के लिए पूछे सैटेलाइट और प्लेनेट के केस में, तो ऐसे फॉर्मूलेस को यूज करोगे, ठीक है। अब रखना कैसे, तो स्टार्टिंग में टाइम कितना दिया था तुमको, 5 आवर, ठीक है, स्टार्टिंग का टाइम कितना दिया भैया, 5 आवर, तो 5 आवर स्टार्टिंग का टाइम है, स्टार्टिंग का टाइम 5 आवर। चलो T2 तुमसे पूछा था निकालने के लिए, ये T1 डिवाइड बाई T2 होता है, कौन सा दिया है टाइम पीरियड, आप चलो T2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई बात नहीं, लेट्स से देखते हैं। T2 हमको निकालना है भैया, रूट में क्या जाएगा, रूट में करोगे R1 डिवाइड बाई R2, तो R1 कितना है भैया, R1 किधर गया, स्टार्टिंग में तो कुछ R1 दिया नहीं, तो स्टार्टिंग में लेट्स से R1 R है, एंड बाद में R1 कितना है भैया, बाद में R1 कह रहा है 4 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट सैटेलाइट्स बिकम 4 टाइम्स, ठीक है, बिकम 4 टाइम्स, तो पहले जो था उसका 4 टाइम कर दो, ये हो जाएंगे, इनका क्यूब भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो T2 को उधर भेजो या फिर इनको उधर भेज दो, तो ऐसा हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, ये सब नीचे से ऐसे जाएंगे, 4 डिवाइड बाई 1 का क्यूब, ऐसे जाएंगे, एंड 4 डिवाइड बाई 1 का क्यूब करके देखो कितना आता है, 4 का क्यूब करना है, कितना हो जाएगा भैया, 4 का क्यूब, लेट से अ, बाहर निकाल लेते हैं यार, है ना, क्या ही क्यों करना, एक को बाहर कर लो, मैं ऐसा डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 4 इंटू 2 इंटू 2, चलो ये 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 चौके 20 गुना 40, तो भैया आपका आंसर आएगा 40 घंटा, ठीक है, 40 आवर ये आंसर आएगा। कैसे करना है, क्यूब करके देख लेना तुम, ठीक है, कि रूट क्यूब निकाल लोगे इतना ही आएगा, मतलब 4 इंटू 4 मैंने पेयर बना के एक 4 को बाहर कर दिया, एक 4 जो बचा उसका फिर 2 इंटू 2 का पेयर बना के बाहर कर दिया, ये तुमको जैसे भी करने आता वैसे कर लेना, ठीक है, बाहर निकालोगे इतना मिलेगा, बाहर से मल्टीप्लाई कर लोगे 40 आएगा, 5 चौके 20 गुना 40, तो भैया आपका जो टाइम पीरियड आएगा कितना होगा, 40 घंटा, ठीक है, नया वाला टाइम पीरियड कितना बनेगा भैया, 40 घंटा नया वाला टाइम पीरियड बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइम पीरियड अच्छे से निकाल सकते हो, तो इनको नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
चलो चलिए, अगला हमारे पास में ये क्वेश्चन है। क्या है भैया? पूछ रहा है कि फ्रॉम केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, वी कैन इन्फर दैट द सन इज लोकेटेड ऑफ प्लैनेट्स ऑर्बिट। पूछा क्या, सुनना। इन केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट, केपलर लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या होता है भैया? केपलर्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ को बोलते हो केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट। वी कैन इन्फर, हम ये बोल सकते हैं दैट द सन इज लोकेटेड, सन कहाँ पे होता है भैया? डैश, सन कहाँ पे होता है? एलिप्स पे, यही ना, सन कहाँ पे होता है? एलिप्स पे, और एलिप्स के कहाँ पे होता है? किसी एक फोकल पॉइंट पे सिचुएटेड होता है, सिचुएटेड एट द वन फोकल ऑफ द पॉइंट, ठीक है। सुनना, तो ये एलिप्स के किसी एक फोकल पॉइंट पे सिचुएटेड होता है ऑफ द प्लेनेट ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। ऑप्शंस क्या दे के रखा है? एट द सेंटर, भैया सेंटर पे नहीं होता वो। एट वन फोकाई, एट वन ऑफ द फोकाई, तो ये सही है, एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है। एट वन ऑफ द फोकाई का मतलब एट वन ऑफ द फोकल लेंथ पे होता है, ठीक है। किसी एक फोकल लेंथ पे होता है, किसी एक फोकल पॉइंट पे होता है इलिप्स के, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ पे घूमता है, और किसी एक फोकस पॉइंट पे सन जो होता है वो सिचुएटेड रहता है, अर्थ जो होता है उसके चारों तरफ गोल गोल इलिप्टिकल पाथ पे घूमता रहता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, एट वन ऑफ द फोकाई। फोकाई का मतलब फोकल पॉइंट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन भी देख के चलो, एट बोथ फोकाई, या बोथ फोकाई पे तो नहीं होता, एक ही तो सन है, दो पे कहाँ पहुंच जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है एनीवेयर ऑन द माइनर एक्सिस। भाई एक बार जो अगर मेजर एक्सिस भी देके रखा होता तो बंदा कंफ्यूज भी हो जाता। मेजर एक्सिस, क्योंकि सेमी मेजर एक्सिस पे ही तो होता है, मेजर एक्सिस पे ही तो रखा जाता है, एक्स एक्सिस वाले पे, और वाई एक्सिस पे माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो एक बारी को भाई ये मेजर एक्सिस देके रखता तो कंफ्यूजन भी चलती, बट ये जो माइनर एक्सिस देके रखा है भैया, तो सीधी सीधी बात है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर दिस केस, ठीक है। एट वन ऑफ द फोकाई सन इज लोकेटेड, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में वो है ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। भैया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? ऑप्शंस आपके पास में क्या क्या है, सुनना ध्यान से। क्या क्या देके रखा है? रिवॉल्व्स अबाउट द पोलर एक्सिस, ये बात सही है, वो पोलर एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब होता है अर्थ होता है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, मतलब अर्थ के बीच में पोल होता है, सीधी सीधी बात है, पोल एंड इक्वेटर उसके गोल गोल चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। इस तरीके से, इस फॉर्मेट में घूमता है। जैसे सपोज ये अर्थ है भैया, ये या तो ऐसे घूमेगा, ठीक है, या फिर ऐसे घूमेगा, है ना। इस तरीके से आपके सैटेलाइट्स घूमते रहते हैं। अब सुनना, तो किसी एक में पोल, कोई ना कोई तो पोल को टच करके, पोल को क्रॉस करके तो जाएगा ही, सीधी सीधी बात है। दूसरा ऑप्शन दिया, हैज अ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन लेस देन दैट नियर ऑफ अर्थ सैटेलाइट। ये तो सरासर गलत है। पूछा गया है उसका जो रिवोल्यूशन टाइम होता है वो अर्थ के नियर सैटेलाइट कोई होगा उसके बराबर होता है। भैया उसका रिवोल्यूशन टाइम 24 आवर्स होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रिवोल्यूशन टाइम कितना होता है? टाइम पीरियड जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं भैया आप? टाइम पीरियड, वो कितना होता है? 24 आवर, मीन्स अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर वो होता है, अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर, ना कि अर्थ के सैटेलाइट के टाइम पीरियड के बराबर, ठीक है। ये ध्यान देना। फिर पूछा गया है मूव फास्टर देन ए नियर अर्थ सैटेलाइट। अर्थ के पास में अगर कोई सैटेलाइट होगा उससे तेज भागता है? नहीं भाई, सारे के सारे एक ही जैसे तो होंगे। चलो, फिर अगला है इज फिक्स्ड इन द स्काई। भैया घूमता है, सैटेलाइट जो होता है घूमता है, ठीक है। सैटेलाइट क्या होता है? घूमता रहता है। तो इज फिक्स्ड इन द स्काई, ये एकदम गलत बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिवॉल्व्स अबाउट द पोलर एक्सिस, ठीक है। चलो, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंडिकेट द करेक्ट सेट ऑफ जीपीएस सैटेलाइट। अच्छा, जीपीएस सैटेलाइट क्या होता है भैया? तो जीपीएस आप यूज करते हो? जीपीएस, गूगल मैप यूज करते हो ना, जीपीएस, गूगल मैप, वही होता है जीपीएस। तो पूछा है कि जीपीएस सैटेलाइट का करेक्ट सेट क्या होता है जो उसको इंडिकेट करे। तो भैया वो होता है, जीपीएस को सेटिस्फाई करता है स्पेस, ठीक है, कंट्रोल यूजर, उसको बोलते हैं स्पेस कंट्रोल और यूजर, ठीक है। जिसमें से स्पेस जो होता है, वो स्पेस का मतलब होता है सैटेलाइट, स्पेस का मतलब होता है सैटेलाइट की, सैटेलाइट जो होती है भैया आपकी स्पेस में होती है, ठीक है। मतलब स्पेस होता है वो रेफर होता है सैटेलाइट को, कि सैटेलाइट आपकी स्पेस में होती है। कंट्रोल का मतलब होता है कोई तो होगा जिसको बोलते हैं ग्राउंड, ग्राउंड क्या बोलते हैं, स्टेशन,
ग्राउंड स्टेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब जो कंट्रोल होता है, कौन कंट्रोल करता है जीपीएस को, तो ग्राउंड स्टेशन कहीं पे होगा, ग्राउंड पे कहीं पे स्टेशन होगा जो उस स्पेस वाली सैटेलाइट का नेविगेशन जो भी आएगा उसको कंट्रोल करेगा। और यूजर का मतलब होता है रिसीवर, जिसको वो भेजता है, जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं भैया कि हमको गूगल मैप में कहाँ पे चल के जाना है, ठीक है। ये सिस्टम होता है कि भैया स्पेस में एक सैटेलाइट है जिसको ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल करा जाता है, जो कि यूजर नाम के किसी रिसीवर के पास में पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। अब देखो करेक्ट सेट पूछा था, अब सेट तो देखो स्पेस, कंट्रोल और यूजर होना चाहिए, ठीक है। नेविगेशन है ही नहीं, सीधी सीधी बात है, हमारे पास में तो नेविगेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो भी नेविगेशन वाले हैं उनको हटा दो, पहले नेविगेशन वाले सारे को हटा दो, क्योंकि स्पेस, कंट्रोल और यूजर हमारे पास में सिर्फ यही तो है। नेविगेशन हमारे पास में सिर्फ यही सेट है ना, स्पेस, कंट्रोल और यूजर। तो नेविगेशन के जितने हैं मैंने सारे को हटा दिया, बचा क्या, कंट्रोल, यूजर। कंट्रोल के बाद यूजर आता है भैया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक है। तो कंट्रोल और यूजर आपके करेक्ट सेट बनेंगे इन दिस केस, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान देना, और जो नई बातें सीखने को मिले ना, जो नए नए पॉइंट सीखने को मिले, उनको कहीं पे साइड में लिख लिया करना, ठीक है। या फिर एक जगह स्टार्टिंग में छोड़ दिया करो, जब मैं फॉर्मूला का रिवीजन करवाता हूँ, फॉर्मूले जब लिखने जाओ तो वहीं पे जगह छोड़ दिया करो, भैया नए पॉइंट्स को मैं वहीं पे लिखूंगा, और रिवाइज करने में वो चीज़ आसानी होती है, ठीक है। वो ऐसे करके लिखोगे ना तो आपको रिवीजन में अच्छा मिलेगा, चीज़ें खोजनी नहीं पड़ेंगी, आराम से फॉर्मूलेस को रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के भैया मिड टर्म्स एग्जाम्स थे इस टाइम, मैंने पोलिंग की थी, तो बताना आपके मिड टर्म एग्जाम्स कैसे गए हैं, अच्छे गए हैं तो बताना, खराब गए तो भी बता देना। तो आई थिंक खराब तो नहीं जाने चाहिए इतने पढ़ने के बाद, इतनी मेहनत के बाद, बट अच्छे गए हैं तो कमेंट करना कि भैया अच्छे गए हैं, ठीक है, बता देना मेरे को, मुझे भी तो पता चले कैसे वीर बहादुरों को पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो उसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भैया आगे देखते हैं, ठीक है। अब अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन है, वो ये पूछ रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन, एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है भैया, वो पोल पे मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है, ठीक है। पोल पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है। तो इधर से एक चीज आप डिसाइड कर सकते हो कि आपसे क्या पूछा है, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, वैल्यू ऑफ जी। अगर हम इक्वेटर से पोल पे जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन दे के रखा है, रिमेन सेम, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज अपॉन लैटिट्यूड एट 45 डिग्री। चलो फिर तो ये तुम करके बताओगे, ये ना तुम करके बताओगे, मैंने बोल दिया क्या कि भैया इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का वीक होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। एंड पोल पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम सजेस्ट करोगे, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, कमेंट करना। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में भैया, व्हेन अ पार्टिकल मूव अंडर सेंट्रल फोर्स, देन पूछा है कि एक पार्टिकल है जो सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करता है, तो सीधी सीधी बात है भैया, वो कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम के बारे में बात कर रहा है। कौन से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात कर रहा है, याद हो तो एंगुलर मोमेंटम यूज करते हैं कैप्लर सेकंड लॉ को डिफाइन करने के लिए, याद है, कैप्लर सेकंड लॉ को जस्ट डिफाइन करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो जब हम यहाँ पे पहुंचते हैं, डी ए डिवाइड बाई डी टी का फॉर्मूला लिखने के बाद, आर स्क्वायर ओमेगा के फॉर्मेट में, ऐसा कुछ 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा, ऐसा जब एक फॉर्मूला लिखते हैं भैया, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, और उसको सेटिस्फाई करते हैं एज अ कांस्टेंट। तो हम वहाँ पे लिखते हैं कि इन सेंट्रल फोर्स अंडर द सेंट्रल फोर्स, एंगुलर मोमेंटम जो होता है भैया, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंट्रल फोर्स के अंडर में कंजर्व होता है। तो ऑप्शन भी आपसे वही पूछा है, क्वेश्चन भी आपसे वही पूछा है कि व्हेन अ पार्टिकल मूव अंडर द सेंट्रल फोर्स, क्या होता है भैया, एंगुलर मोमेंटम उसका कंजर्व होता है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी देख लो एक बारी। और क्या दिया है, एनर्जी इज द कंजर्व, एनर्जी की तो कोई बात ही नहीं होती उसके अंदर। अगला है लीनियर मोमेंटम, भाई लीनियर कहाँ से आ जाएगा, जब आप रोटेटरी मोशन में चलते हो, तो भैया रोटेशनल मोशन के अंदर लीनियर मोमेंटम का कोई सवाल ही नहीं है, वो तो ट्रांसलेशनल मोशन में आते हैं। ये तो आपका काम जब भी होगा तो रोटेशनल मोशन में आएगा, एंड रोटेशनल मोशन के अंदर लीनियर नहीं चलता, एंगुलर ही चलता है, ठीक है। सारी चीजें एंगुलर के फॉर्मेट में चलती हैं, एंड जो मास होता है वो सारा मास भी इनर्शिया के फॉर्म में चलता है ना, मास भी इसके अंदर इनर्शिया के फॉर्म में चलता है, तो मास भी मास ना रहा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, द स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन। अच्छा, मैंने जो भी बोला ना उसको सोच के ना मुझे
कहा एक लाइन याद आ रही है कि मास भी मास ना रहा, इनर्शिया हो गया। वैसे ही एक कहानी याद आ रही है कि कहते हैं कि पतझड़ में सूखे पत्तों सी थी मेरी ज़िंदगी, किसी ने समेटा बड़े प्यार से, है ना? पतझड़ में सूखे पत्तों सी थी मेरी ज़िंदगी, किसी ने समेटा बड़े प्यार से और फिर उसमें आग लगा दी। वही हाल है इधर पे कि भैया कि मास भी जो आपके रोटेशनल मोशन होता है, अच्छा फिर से मैं समझा देता हूँ कैसा होता है। जब भी आप ट्रांसलेशनल, कोई लोग को अगर कोई नया देख रहा होगा तो उसको कन्फ्यूज़न होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जब ये ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं ना भाई, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, ठीक है? ये पुराने वाले बंदों को तो पता होगा कि ट्रांसलेशनल मोशन में मैं क्या बोल रहा हूँ, रोटेशनल में क्या बोल रहा हूँ। जब भी ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं तो ट्रांसलेशनल में जो मास लिखते हैं ना, मास को मास ही बोलते हैं, एम से दिखाते हैं एंड इसके अंदर जो मास होता है ना वो कन्वर्ट होता है इनर्शिया के फॉर्म में, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए उसको आई से दिखाते हैं उधर पे। तो मास जो होता है, इसके अंदर मास को मास देखते हैं, उधर पे मास जो होता है छोटे से फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है? इसमें जो वेलोसिटी होती है उसको वेलोसिटी लिखते हो, सिंपल उसको आप लीनियर वेलोसिटी आप वी से दिखाते हो एंड इसमें जो वेलोसिटी होती है उसको आप एंगुलर वेलोसिटी बोलते हो, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हो भैया। और उसको आप किससे दिखाते हो? ओमेगा से, ठीक है? सिमिलरली एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन को आप ए से दिखाते हो बट इसमें अल्फा से दिखाते हो। तो ये चीजें होती है, वो मैं बोल रहा था कि जो मास है मास ना रहा, वो मास आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया, ठीक है? चलो अच्छा आगे देखते हैं। द स्पीड ऑफ, अच्छा ये तो हो गया ना एंगुलर मोमेंटम इज द कंजर्व। फिर आगे हमारे पास में कि द स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन, भैया स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट किस बात पर डिपेंड करती है? किस बात पर डिपेंड करती है भाई? तो स्पीड ऑफ सैटेलाइट, देखो लेट्स से ये तुम्हारा अर्थ है, ठीक है? अर्थ के ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट होगा जो घूम रहा होगा और इसके अर्थ का रेडियस होता है आर एंड इसका हाइट होता है एच एंड इसको दिखाते हैं स्मॉल आर से। तो स्मॉल आर की जो वैल्यू लिखते हैं भैया वो होती है आर प्लस एच। तो हमारे पास में ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है जी एम डिवाइड बाई आर प्लस में एच। हम जब एच को आर से कंसीडर करते हैं तो भैया जी एम डिवाइड बाई आर लिखते हैं, ठीक है? ये चीज़ आती है। तो अब हमारे पास में पूछा है कि ऑर्बिटल सैटेलाइट किस बात पर डिपेंड करता है? सीधी सीधी बात है भैया, हाइट ऑफ द सैटेलाइट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड करेगा। इधर से एक चीज तो सीधी पता चल रही है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, अर्थ के रेडियस पर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन चेक करो, मास ऑफ सैटेलाइट ना, मटेरियल ऑफ सैटेलाइट ना, हाइट ऑफ द सैटेलाइट यस एंड ऑल ऑफ दिस नहीं भैया। एक ही तो सही है, तो ऑल ऑफ दिस का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे, समझोगे, क्या थियरीज होती हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या अप्लाई करना चाहिए, ऐसे करके आप डिसाइड करोगे, ठीक है? ये मत देखना भैया मास ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का कुछ तो मास होगा, सैटेलाइट किसी न किसी मटेरियल से तो बनेगा, हाइट भी होती है सैटेलाइट की, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट, ऐसा ना कर देना, ठीक है? ऐसा तुक्का मत मारने बैठना, नहीं तो गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से अच्छे से उसको सॉल्व करना, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप डिसाइड करके बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। बाकी चलो इसको नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? चलो इसको नोट करो। चलिए भैया आगे डिस्कस करते हैं। आगे जो हमारे पास में है, ठीक है? ये दिख तो रहा है ना तुमको? हाँ जी दिख। चलो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में पूछ रहा है कि एक सैटेलाइट है ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 6 आर। जो ऑर्बिट है, ठीक है, मतलब जहाँ पे सैटेलाइट होता है और जो अर्थ होता है उनके बीच की हाइट देके रखा है 6 आर एबव द अर्थ सरफेस, ठीक है? अर्थ के सरफेस से 6 आर हाइट पे एक सैटेलाइट रखा गया है जो उस पे ऑर्बिट पे मूव कर रहा होगा। द टाइम पीरियड ऑफ द अनदर सैटेलाइट एट अ हाइट ऑफ 2.5 आर द अर्थ सरफेस। पूछा है कि एक सैटेलाइट है, ठीक है, जो 6 आर की हाइट पे अर्थ के सरफेस पे रिवॉल्व कर रहा है, उसका जो टाइम पीरियड होगा कुछ तो होगा, ठीक है? एंड दूसरा जो हमारे पास में एक सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड बताना है। तो देखो वो तब बताना है जब हाइट आपके पास में 2.5 आर, ठीक है? ध्यान से सुनना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जस्ट अभी अगर मैंने पीछे बताया होगा अगर आपको याद हो, तो भैया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है भैया अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होता है, मतलब 24 हावर्स, ठीक है? मीन्स ये जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही होगी ये 24 हावर्स की स्पीड से भैया रिवॉल्व कर रही है। तो पूछा है कि जो अनदर सैटेलाइट है जो कि अर्थ के सरफेस से 2.5 आर हाइट पे रखी गई है उसका आपको बताना है कि कितना पे मतलब
उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो सीधी-सीधी बात है, मैंने एक चीज़ बताई थी, जब भी आपको टाइम पीरियड का कोई नया फॉर्मूला मिले सैटेलाइट और अर्थ के केस में, तो भैया T1 = T2 अंडर रूट में R1 डिवाइड बाय R2 का होल क्यूब। ये कर लेना फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तुक्का पे याद कर लेना अच्छे से, बाकी चीज़ें डिराइव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो R1 क्या होता है? तो जस्ट अगर आपको याद हो तो R1 जो होता है भैया वो R प्लस H के बराबर होता है। तो मतलब R1 हो जाएगा R प्लस H और R2 हो जाएगा R प्लस H, ठीक है? अब R क्या होता है? अर्थ इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है? ये जो R होता है, एक्चुअली में क्या होता है कि ये अर्थ है, तो अर्थ के बाद में जो ऑर्बिट होती है ये प्लैनेट, ये सैटेलाइट है, ठीक है? सपोज़ ये सैटेलाइट है, तो भैया ये डिस्टेंस को बोला जाता है, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस को बोला जाता है r, उसको बोलते हैं स्मॉल r, ठीक है? इधर पे लिखता हूँ, चलो स्मॉल r ऐसे लिखता हूँ, तब समझ में आएगा आपको। इधर पे ना स्मॉल r करके लिखता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपको, ऐसे। ये स्मॉल r होता है पूरा डिस्टेंस, इसमें से ये डिस्टेंस होता है r और ये डिस्टेंस होता है h। तो r की जो वैल्यू होती है वो r प्लस h के बराबर होती है एक्चुअली में, ठीक है? तो पूरे डिस्टेंस को r बोलते हैं एंड इसमें r जो होता है कैपिटल, वो अर्थ का रेडियस होता है, हाइट जो होता है ये प्लैनेट सैटेलाइट का होता है। तो भैया ये जो r होता है ये पूरी रेडियस का होता है। तो पूरी रेडियस में कह रहा है कि हाइट आपके पास में एक बार 6 r है, एक बार आपके पास में 2.5 r है, तो हाइट की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा इसके केस में? r प्लस 6 r भैया 7 r एंड ये 2.5 r प्लस r मिला के 3.5 r, ये बनेगा। तो जो R1 और R2 की आपके पास में वैल्यू बनेगी वो क्या होगी? T1 की वैल्यू 24 आवर इज इक्वल टू T2 अंडर रूट में कितना है भाई? 7R डिवाइड बाई 3.5R का, ये करोगे क्यूब, खत्म। R से R कैंसिल कर लो, इसमें जो R दिख रहा है R से R को निपटा दो, तो बच्चा क्या? 7 डिवाइड बाई 3.5, 7 डिवाइड बाई 3.5 का मतलब क्या होता है भैया? 35 दूना 70, तो क्या हो जाएगा? 2 रूट में ये आएगा 24 इज इक्वल टू T2, T2 ये डिवाइड करोगे तो आएगा 2 के पावर 3, 35 दूना 70, ठीक है? 3.5 है तो ऊपर 70, 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है? ये 2 की पावर 3 आएगा, मतलब कितना आएगा भैया? T2 इज इक्वल टू आएगा, इधर पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? चलो इधर पे मैं सॉल्व करता हूँ, कितना आने वाला है ये? T2 इज इक्वल टू आएगा, इनको उधर भेजोगे तो डिवाइड करेगा तो 24 और रूट 2 को क्यूब को बाहर करोगे तो आएगा 2 रूट 2, ठीक है? इतना आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 रूट 2 आएगा, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा एंड एक्चुअली में ये क्या होगा? 2 से काटोगे तो 24 और 12 आएगा, 12 रूट 2, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लो भैया, तो ये कितना हो जाएगा? 12 रूट 2 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 2, काटोगे तो 6 रूट 2, ठीक है? अब उसके बाद सॉल्व नहीं होगा, तो कितना आ रहा है हमारा आंसर? 6 रूट 2, यही ना? कितना आया है? 6 रूट 2, ठीक है? तो ये हमारे पास में आंसर बनेगा भाई 6 रूट 2, ठीक है? तो इस तरीके से आप आराम से सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैंने एक ट्रिक बोल दिया था कि यहीं पे इसको याद कर लो, जब भी नया टाइम पीरियड निकालना हो तो T1 इक्वल टू T2 अंडर रूट में R1 डिवाइड बाय R2 का क्यूब, ऐसा फॉर्मूला याद कर लो, जो कि मैंने सिंप्लीफाई करा था T1 बाय द कैपलेस लॉ, वो मैंने प्रूफ करके वो बताया था, ठीक है? तो ये एक शॉर्टकट तरीका है निकालने का ऐसे क्वेश्चंस को। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, ठीक है? कह रहा है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि अर्थ के सरफेस के बहुत ही पास में मूव कर रहा है, कि अर्थ के सरफेस में अगर भैया पास में मूव करेगा, मीन्स क्या हो जाएगा? ये आर इज एच जी इज लेस देन आर, ये बोल रहा है। एच जो होगा, ये अगर सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के पास में होगा तो एच छोटा होगा, तो आर जो होगा, ये जो कैपिटल आर होगा स्मॉल आर के बराबर होगा, ठीक है? तो ऐसे ही चलेंगे, मतलब एच जो होगा वो स्मॉल आर से बहुत छोटा होगा। अच्छा, अगली जो बात है हमारे पास में क्या है? द इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन डिपेंड्स ऑन, पूछा है कि इसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, जिस पे डिपेंड करता है। भैया पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा? फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है एक्चुअली में? वी नॉट इज इक्वल टू होता है रूट में जीएम डिवाइड बाई आर बचता है, फिर सिर्फ तो यही, जब एच इज लेस देन आर करते हैं तो हमारे पास में ये फॉर्मूला बनता है जीएम डिवाइड बाई आर, विच मीन्स जी फिक्स होता है, आर भी आर मतलब आर होता है अर्थ का रेडियस फिक्स होता है, एंड एम होता है वो भी मास ऑफ द अर्थ होता है, या फिर मास ऑफ द सैटेलाइट कह सकते हो, वो भी भाई मास ऑफ द सैटेलाइट। अब वो मास ऑफ सैटेलाइट कुछ भी हो सकता है, मास ऑफ अर्थ जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है? तो जीएम डिवाइड बाय आर में अब हमारे पास में सारी वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं, तो अब पूछा है क्या? रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, हाइट ऑफ सैटेलाइट। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन किस बात पर डिपेंड करेगा? तो भैया जब उनको सिंप्लीफाई करोगे और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकालोगे ना, वो मास ऑफ द अर्थ पे वैरी करता है, मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है। मास ऑफ द अर्थ कितना है
उस बात पे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आपको निकल के आता है, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में, टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड अर्थ इज, यही सैटेलाइट अगर अर्थ के अराउंड घूमेगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी भैया, वो नेगेटिव होती है। जब वो अर्थ के सरफेस के पास में आता जाता है ना, तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। मतलब कम होने का मतलब ऐसा नहीं है, जब ये नीचे आएगा तो एनर्जी को आप नेगेटिव फॉर्मेट में लिखोगे, ऊपर जाएगा तो एनर्जी को आपको पॉजिटिव फॉर्मेट में लिखते हो, क्योंकि एनर्जी नीचे आएगा, नीचे रहेगा तो कम एनर्जी देनी पड़ती है, ऊपर जाता तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। मतलब ज्यादा ऊपर भेजना है ऑर्बिट्स को, इसको ऊपर वाले ऑर्बिट में भेजना है, इसको अगर इधर भेजना है अलग वाले ऑर्बिट में और ऊपर भेजना है, तो ये और एनर्जी दोगे तो पॉजिटिव, नीचे लेके आना एनर्जी डाउन कर दो नेगेटिव, ठीक है। तो एनर्जी क्या होगी अराउंड द अर्थ ऑफ ए सैटेलाइट, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में, अ जीपीएस सैटेलाइट सर्कल्स द अर्थ, जो जीपीएस सैटेलाइट होता है जिसकी बात हमने करी थी, क्या करी थी, जीपीएस सैटेलाइट क्या इंडिकेट करता है, कौन सा सेट इंडिकेट करता है भैया, तो वो इंडिकेट करता है आपका सैटेलाइट को, ठीक है, स्पेस कंट्रोल और यूजर, उस पर डिपेंड करता है। तो उसमें पूछ रहा है कि ये जीपीएस जो होता है जिसपे आप जिसको आप नेविगेशन सिस्टम बोलते हो, जिसको आप गूगल मैप के हिसाब से देखते हो, जीपीएस जिसको आप बोलते हो, ठीक है, लोकेशन बोलते हो ना, वही। तो जीपीएस कह रहा है कि अर्थ को कितनी बार गोल गोल चक्कर काट लेता है एक बार में, एक दिन में। अच्छा, इन अ डे, ट्वाइस इन अ डे, एक दिन में पूछा है कि एक दिन में भैया वो कितना राउंड मार लेता है, कितना चक्कर घूम लेगा, ये जो सैटेलाइट है, ये अर्थ का सैटेलाइट, ये कितना एक बारी में इसको घूम लेगा, एक दिन में कितना बार घूम सकता है। तो जो सैटेलाइट होता है भैया, जीपीएस जो होता है, जीपीएस सैटेलाइट, वो उसको एक बार में मतलब एक दिन में 2 बार घूम सकता है, ठीक है। जीपीएस सैटेलाइट क्या कर सकता है, एक दिन में वो 2 बार सर्कल कर सकता है, 2 बार उसको घूम सकता है, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भैया, उसका टाइम पीरियड 24 आवर होता है एक बारी, ठीक है। चलो नोट करो, फिर आगे चलते हैं, कुछ और भी टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। सिंपल इनको नोट करिए, ठीक है भैया। चलिए भैया, अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है कि इफ द मास ऑफ ऑक्सीजन इज m, द रिड्यूस्ड मास ऑफ O2। मतलब अब आपको पता चलेगा रिड्यूस्ड मास के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करा जाता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे भैया, रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला होता है m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है एक्चुअली में रिड्यूस्ड मास का। तो पूछा है कि अगर ऑक्सीजन एटम का मास m है, ठीक है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का रिड्यूस्ड मास बताना है भैया। मतलब m1 की वैल्यू कितनी है भाई, m, m2 की वैल्यू कितनी है, O2 कैसे बनेगा, O2 मतलब मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, दो ऑक्सीजन एटम को मिलाओगे तो एक O2 मॉलिक्यूल तैयार होगा। O2 कैसे बनेगा, O2 तब बनेगा भैया जब आप O और O को मिलाओगे तब जाके O2 बनता है। O और O को मिलाने का मतलब दो ऑक्सीजन एटम मिलाओगे तब जाके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तैयार होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी कहानी है। तो M1 की वैल्यू देके रखा है, मतलब ऑक्सीजन एटम की वैल्यू देके रखा है M, तो M2 जो होगा O2 मॉलिक्यूल, उसका मास कितना हो जाएगा भैया, 2m। कितना हो जाएगा भाई, सिंपल सा 2m, ठीक है। वैल्यू पुट करो, m1 की वैल्यू m, m2 की वैल्यू 2m, m1 की वैल्यू m, 2m, ऐड करो 2m स्क्वायर डिवाइड बाई 3m, यही ना। तो m से m कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2/3m, 2/3m। अच्छा, ये तो ठीक है, खैर हाल बहरहाल जो भी कह लो, ये तो ठीक है, 2/3m। 2/3m का मतलब क्या होगा भैया, डिवाइड करके देखोगे कोई, एक बार डिवाइड करके देखो तो जो भी आएगा, कितना आने वाला है, आई थिंक m तो नहीं आएगा, 2m भी नहीं आएगा, 0.25m भी नहीं आएगा, तो आने वाला कहानी जो है वो है m, ठीक है। m आना चाहिए, 0.5m आना चाहिए। कितना आंसर देके रखा है इसमें, इसमें आंसर कितना देके रखा है भाई, अच्छा, इधर पे एक चीज, ये m सिर्फ चलेगा, ठीक है, ये ध्यान देना। मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, क्या है कि ये O2 जो है, ये ऑक्सीजन एटम से ही मिलके बनेगा ना। O2 जब भी बनेगा मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है भैया, मॉलिक्यूल तभी तैयार होता है जब आप एटम को मिलाओगे। तो आपके पास में जो मास आएगा वो ऑक्सीजन एटम के बराबर ही तो आएगा, जो भी मास होगा वो ऑक्सीजन एटम के मास के बराबर होगा। तो m1 की वैल्यू तो पहले से दे के रखा था, m2 की भी वैल्यू ही m भी आएगी, ठीक है। तो ऐसे करना कि पहले जो मास होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट,
ठीक है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास में पहले से देके रखा था ऑक्सीजन एटम, एंड हमने लेट कंसीडर करा है कि मास ऑफ द ऑक्सीजन एटम सपोज m है, ठीक है, m1 की वैल्यू m है, तो m2 की वैल्यू कितनी होगी भैया, तो m2 के लिए क्या दिया है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे तैयार होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तैयार होता है भैया ऑक्सीजन एटम से, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम्स को मिलाओगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तैयार होगा, और उसका भी मास आपके ऑक्सीजन एटम के ही बराबर आएगा, क्योंकि एटम से मॉलिक्यूल तैयार होता है, तो मास ऑफ द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास ऑफ द एटम के बराबर चलेगा। मतलब m कंसीडर कर सकते हो, अगर नहीं दिया है तो, दिया है तो कोई बात नहीं है, फिर तो पुटअप करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो m स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, m से m को कैंसिल आउट करोगे, ये हो जाएगा हाफ इंटू m, ठीक है। हाफ m का मतलब होता है 0.5 m, इसलिए मैं बोल रहा था कि भैया 0.5 m आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। तो 0.5 m आएगा, ठीक। सिंपली जब आप इस वाले क्वेश्चन को देखो तो सेम क्वेश्चन है कि इफ mh इज द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम देन द रिड्यूस मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कि mh अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम का मास है mh, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा भैया, सेम mh ही रहने वाला है। तो भैया हमारे पास में रिड्यूस मास कितना हो जाएगा, mh मल्टीप्लाई mh डिवाइड बाई mh प्लस mh, ठीक है। तो सीधा कैलकुलेट करो, mh का स्क्वायर डिवाइड बाई 2mh, भैया mh से एक mh गया तो बचा 1/2mh, ऑप्शन मिला लो, कहीं पे दिख रहा है 1/2mh, भैया mh/2 ऐसे। तो जब भी कभी रिड्यूस्ड मास का क्वेश्चन देख के रखिएगा, मॉलिक्यूल्स के केस में एक चीज, एक ट्रिक याद रखना, जब भी एटम का मास दे के रखा रहेगा m, ठीक है, किसी भी एटम का मास दिया है m, मॉलिक्यूल का पूछेगा रिड्यूस्ड मास, तो क्या करोगे, सीधा सीधा जो भी होगा मास उसमें करना 2 से डिवाइड, जो भी होगा मास उसमें करना 2 से डिवाइड। अगर एटम का मास m दिया है और मॉलिक्यूल का रिड्यूस्ड मास पूछा है, तो क्या करना, जो भी मास होगा उसमें 2 से डिवाइड करना, सीधा एक ट्रिक है, ठीक है। एक ट्रिक बोल सकते हो कि जब भी आपको एटम का मास m दिया रहे, मॉलिक्यूल का मास रिड्यूस्ड मास पूछे, मास ना रिड्यूस्ड मास, तो भैया m में 2 से डिवाइड कर देना, मतलब उसका आधा कर देना, उसके मास का वैल्यू आपको निकल के रिड्यूस्ड मास की मिल जाएगी, ठीक है। चलो, और उसके अलावा कुछ और भी दिया रहे, तो भैया कुछ और के लिए फिर m1 की वैल्यू कुछ दिया रहेगा, रिड्यूस मास के लिए m2 की वैल्यू कुछ दिया रहेगा, तब वैसे करना फिर, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में, इफ r1 एंड r2 बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट फ्रॉम द सन, द सेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट, कह रहा है कि r1 और r2 जो होता है मिनिमम डिस्टेंस एंड मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट मैंने डिस्टेंस के केस में बताया था r2 माइनस r1 डिवाइड बाई r2 प्लस में r1, एंड वेलोसिटी के केस में मैंने बोला था v1 माइनस v2 डिवाइड बाई v1 प्लस में v2, ऐसा करना। ये वाला मैच करा लो, कहीं पे दिख ही तो रहा होगा, पहला तो गलत है, दूसरा में सही है, तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है, तो भैया ये ऑप्शन मतलब सेकंड ऑप्शन सही है। तो जस्ट जो फॉर्मूले होते हैं बस फॉर्मूले आपको याद रखने, जैसा मैंने पहले भी बोला है अभी बोल रहा हूँ, बस फॉर्मूले याद रखो, तरीका पता है, आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो, बाकी कोई डाउट रहे तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो इनको नोट करो, तो एक दो क्वेश्चंस और है, जस्ट उनको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आपका ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। चलो इनको नोट करो अच्छे से। चलिए भैया, ये आपके कुछ आखिरी सवाल आज के लेक्चर का, ठीक है। अब क्या है, 80 नंबर है, ये नंबर से आप मिला लेना क्वेश्चन नंबर, ठीक है। मैं जस्ट भूल गया था कौन सा क्वेश्चन नंबर, तो आप क्वेश्चन नंबर अपने से मिला लेना, ठीक है। चलो, क्योंकि बाद में ऐसा लगता है ना कभी कभी कोई क्वेश्चन स्किप हो गया, स्किप नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर मिला लेना तुम अपने से। क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एट अ पॉइंट ऑफ 5 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस, कह रहा है कि अर्थ के सरफेस से 5 किलोमीटर ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ। भैया अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, ठीक है, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अर्थ के सरफेस पे होता है, ये सरफेस पे होता है, ठीक है, या फिर अर्थ के ऊपर होता है, ठीक है। वो पूछ रहा है कि अर्थ के सरफेस से 5 किलोमीटर ऊपर बताना है, तो एक चीज है, एक फॉर्मूला याद कर लेना, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने के लिए एक फॉर्मूला होता है r+h का स्क्वायर, जिसमें भैया आर की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर, मतलब अर्थ का रेडियस, ये एक फॉर्मूला होता है, जी एच इज इक्वल टू जी आर डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे क्या करना होता है, ये नया हाइट वाला फॉर्मूला होता है, हाइट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस बोलते हैं, इसको रेडियस ऑफ द अर्थ बोलते हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड ये हाइट
फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है, एंड उसका होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले पे आप किसी भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी भी हाइट पे हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में मैंने वैल्यूज लिख दी हैं। जी की वैल्यू मैंने लिखी है 9.8, ठीक है। आर की वैल्यू लिखी है 1664 किलोमीटर, एन एच आपको दे के रखा है 5 किलोमीटर, ये एच की वैल्यू है, ठीक है। तो पुटअप करना, सिंप्लीफाई करना, बताना इसका आंसर कितना आने वाला है, ठीक है भैया। ये एक नया फॉर्मूला है, उसको भी नोट करते चलना, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी टू द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का मैंने एक रिलेशन बोला था आपको, v इज इक्वल टू रूट टू वी नॉट। ये एस्केप वेलोसिटी होता है एंड ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है। तो एस्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू रूट टू वी नॉट, जिसको मैंने सैटेलाइट ऑफ द मोशन के बारे में बताया था, मोशन ऑफ अ सैटेलाइट्स में, ठीक है। v इज इक्वल टू रूट टू वी नॉट ये फॉर्मूला होता है। रेशियो पूछा है एस्केप टू ऑर्बिटल, भैया एस्केप ऑर्बिटल वी को इधर वी ओ को इधर लेके आओ, डिवाइड करेगा, ये बचेगा रूट टू डिवाइड बाई वन। रेशियो कितना बना भैया, सीधे सीधा दिख रहा है, रूट टू रेशियो वन, रूट टू रेशियो वन। मुझको यार पता नहीं क्यों ऑप्शन बी बार बार दिख जाता है, पास में ही दिख जाता है, एकदम करेक्ट दिख जाता है। चलो, अगला जो क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट हैविंग मास m, एनर्जी e, रेडियस r। भैया देखो, इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर होता है, एक्चुअली में होना चाहिए तो डिवाइड, अच्छा ये ना एक्चुअली में ऐसा होता है, क्या है, -2m डिवाइड आर स्क्वायर ई, ये ऐसा होता है कुछ इस तरीके से, ये होता है जे। चलो, ये फॉर्मूला होता है आपके जे का, ठीक है। ध्यान देना, जब भी कभी आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछे जिसका एनर्जी के फॉर्मेट में पूछे, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में पूछे, तो भैया ये फॉर्मूला होता है -2m r² मतलब ये वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये अगर सिंप्लीफाई करना हो तो आप इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, वो कर सकते हो हाफ mv², ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होता है भैया माइनस का जी m डिवाइड बाई आर, ऐसा होता है ना। फिर उसके बाद v की वैल्यू निकाल सकते हो फ्रॉम द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी से आप v की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या भैया, वो होता है gm डिवाइड बाई आर, ठीक है। इस तरीके से आप उसको वैल्यू पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो टोटल एनर्जी निकलेगा। टोटल एनर्जी के बाद आप ये कर सकते हो, J इज इक्वल टू होता है एम वी आर, ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर करोगे, जे स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी आर का स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर आर स्क्वायर वी स्क्वायर। तो इधर से आप एक वैल्यू पुट कर सकते हो, वो वैसे सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा जब आप वी नॉट ये ई टोटल कैलकुलेट करोगे ना, तो इस फॉर्मेट में एक सिंप्लीफिकेशन आएगा और वैल्यू पुट करोगे भैया, तो ये आंसर मिलेगा -2m r² ई के फॉर्मेट में, क्योंकि देखो ई दिख रहा है ना, इधर से ई टोटल आपका वही आएगा, तो ई टोटल आपका इधर पे आएगा, और देखो m r² इधर से m r² बच जाएगा, एक m उधर से कटेगा, उसमें से v स्क्वायर की वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करके लिखोगे, ठीक है। तो माइनस का ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा आपका, तो सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ उसको, जस्ट याद रखना कि इसकी वैल्यू आती है -2m r² के पावर 1/2, या फिर अंडर रूट में -2m r² इंटू ई, ठीक है, ये होती है एंगुलर मोमेंटम। चलो, तो अब अगर आपको कोई डाउट होगा, ठीक है, इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट हो भैया, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। एंड अगर एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो, उसका भी आंसर मैं बता दूंगा। एंड बाकी जो टॉपिक्स आपकी बची हुई हैं उनको मैं जल्द से जल्द कवर कर दूंगा, ठीक है। तो टॉपिक्स का टेंशन ना लेना, जितना जल्दी हो सकेगा मेरे से मैं उतना जल्दी उसको कवर कर दूंगा, ठीक। बाकी जो एक चैप्टर बचा है वेव मोशन, जैसे ही वो खत्म होता है मैं उसका भी एमसीक्यू पार्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो टेंशन ना लेना, एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करना, ऑल द बेस्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है, इसको नोट कर लेना।